हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज में। प्यारे बच्चों, आपका क्लास थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो चुकी थी। अब फिर से हम स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ चुका था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि मेरे पास कूलम्ब लॉ क्या होता है, कूलम्ब लॉ कैसे काम करता है। तो कूलम्ब लॉ में हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर दिया था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको बता दिया था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वाटर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, किसी भी मीडियम में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना अपने को वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं पहले कि सबसे पहले वेक्टर क्या होता है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास दो चीजें होनी अनिवार्य है। पहला उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरा उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि डायरेक्शन बताने का काम क्या करता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन बताने का काम करता है उसका एक वेक्टर, जिस वेक्टर का नाम होता है प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं ए कैप से, मतलब कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर अगर आप कैप लगा दोगे तो वो स्पेसिफाई करेगा किसको, यूनिट वेक्टर को। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर ए कैप की बात करूं तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यानी कि ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए अपन समझते हैं कि मेरे पास कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास जो फॉर्म था इस फॉर्म को मैं बोलता हूं स्केलर फॉर्म, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो मैं यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला पूरी तरह से खोल के लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q1 Q2 और आपको पता है K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब इसको अपने को लिखना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखने के पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक पेज को इंसर्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अगर मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन से एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। तो ये मान लेता हूं इसकी पोजीशन क्या है प्यारे बच्चों, r1 वेक्टर, और इसकी पोजीशन में क्या मान लेता हूं, r2 वेक्टर। और इन दोनों को मिलाने वाली वेक्टर हेड से टेल, मान लीजिए ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। तो इन दोनों को मिलाने वाले वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा आर वेक्टर। और प्यारे बच्चों, यहां से डेल्टा आर वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दिस इज द डिफरेंस इन ए पोजीशन वेक्टर। अब मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में फोर्स को। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोर्स का फॉर्मूला क्या था। तो फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे पोजीशन वेक्टर है तो इस डेल्टा आर को मैं एक और तरीका से लिख सकता हूं, दैट इज r21 वेक्टर। और r21 वेक्टर इज नथिंग मच r1 वेक्टर माइनस का r2 वेक्टर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। अब देखिए, यहां पे अब मुझे r की जगह पर लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर को, दैट इज r21 वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां से फोर्स को लिख सकता हूं क्या, के Q1 Q2 अपॉन r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हुआ अपने पास स्केलर फॉर्म किसका, पोजीशन वेक्टर के टर्म में फोर्स का। लेकिन अपने को किस में चाहिए, इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और दूसरा चीज चाहिए आपको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने का काम कौन करेगा, यूनिट वेक्टर। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, r21 वेक्टर के ऊपर कैप। और प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको यूनिट वेक्टर बताया, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है,
ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल एज दैट, तो यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को लिख सकता हूं F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है R21 वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का होल क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्बिक फोर्स। ये जो है यही क्या है, कूलाम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। तो कूलाम्बिक फोर्स का वेक्टर फोर्स क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 और R21 माइनस बटे होल क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे पास हो गया वेक्टर फॉर्म कूलाम्ब्स लॉ का। अब अगला टॉपिक है जो मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब मेरे पास चार्ज पड़ा हुआ है, भाई साहब ये चार्ज पड़ा हुआ है, अब इस चार्ज पे मान लीजिए इसके अपोजिट में और चार्ज, इसका नाम मैंने दिया Q0 और यहाँ पे चार्ज क्या है Q2। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास सेम नेचर का चार्ज होता है तो क्या करेगा, रिपेल मारेगा, और अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट मारेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरे पास Q1 है Q0 है और ये मेरे पास Q2 है। तो Q2 चार्ज के चलते Q0 पे फोर्स लगेगा और Q0 चार्ज के चलते Q2 पे फोर्स लगेगा। तो यहां से अगर मैं देखो इन दोनों की डायरेक्शन की, तो दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करेंगे सेंटर से सेंटर को, तो जो ये मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन आएगा ये करेगा रिपेल। तो मैं इसको नाम देता हूं यहां पे F1 फोर्स जो रिपेल मारता है। मैं एक और फोर्स लेता हूं जिसका नाम मैं क्या देता हूं Q1। अब Q1 ये भी क्या करेगा, Q1 है और ये क्या है Q0 है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए इस लाइन ज्वाइनिंग को मिलाइए, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स का नाम मैं क्या देता हूं F2 वेक्टर। मतलब कि यहां से मुझे ये पता चल गया कि बहुत सारे फोर्स when a number of charge are interacting then the total force on given charge is the vector sum of the all charge। मतलब कि इस चार्ज पे, कौन से चार्ज पे, इस Q0 पे लगने वाले इंडिविजुअल सारे फोर्सेस का जो वेक्टर समेशन होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। यानी कि F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, बहुत सारे फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं तो उनका जो नेट समेशन आएगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलूंगा। तो प्यारे बच्चों सुपर प्रिंसिपल पोजीशन और वेक्टर का रिजल्टेंट हमको कैसे पता चलेगा, तो आइए समझते हैं कि आखिर इनका रिजल्टेंट कैसे काम करेगा। तो क्लास 11 से आपको पता होगा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, दो वेक्टर के समेशन का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है डेट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। और अगर दोनों फोर्स बराबर है, इफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, ठीक है, और वो आर के बराबर हो, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2a cos थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होगा। यानी कि अगर दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहे, यानी कि ए बराबर किसके रहे, बी के रहे, तो आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये आया फॉर्मूला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जितने फोर्सेस उस चार्ज पे एक्ट करेंगे उनके सम का मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा वही क्या आएगा, 2a cos थीटा बाई 2 आएगा। इस प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ मैं गोल्डन पॉइंट लिखा हूं आपको समझा देता हूं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, दो मासेस के बीच में लगता है। Fg को क्या मैं लेके चलता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे Fe को क्या मैं लेके चलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा और हमेशा क्या शो करेगा, अट्रैक्शन को शो करेगा प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन को शो करता है, दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन दो चार्ज, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो क्या मारेंगे, रिपेल मारेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव का रहा और एक चार्ज निगेटिव का रहा तो ये क्या मारेंगे, अट्रैक्ट मारेंगे। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जबकि मेरे पास क्या, जबकि मेरे पास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो उसमें रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम में, कि आखिर उस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, इसीलिए तो कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, द फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है यानी कि वर्क डन क्या होगा उस मूविंग पॉइंट चार्ज के चलते क्लोज पाथ के अंदर, दैट इज जीरो। यानी कि अगर कोई पार्टिकल चलता है और वहीं पर आके लुढ़क जाता है यानी कि नेट फोर्स क्या लगेगा पार्टिकल पर, जीरो लगेगा, और नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो लगेगा तो यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड इज जीरो। यानी कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और उसी कंजर्वेटिव फोर्स में कूलम्ब फोर्स का टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। दैट्स व्हाई बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इन नेचर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मेरे पास रहा डिटेल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स कैसे काम करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अगर पार्टिकल पर एक्ट करने वाले सारे के सारे फोर्सेस का समेशन जीरो के बराबर आता है तो वो पार्टिकल किस पे कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टिकल या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स उस पे नेट फोर्स लगने वाला सिस्टम पर कितना है प्यारे बच्चों, जीरो है, तभी वो किस में कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में, और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहां पे सिस्टम क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगा। क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम दो तरीके होते हैं, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि अगर सिस्टम मेरे पास रेस्ट में रहेगा तो किसमें कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, और सिस्टम अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा तो किसमें कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे पास नेट फोर्स अगर पार्टिकल का जीरो होगा तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो आइए इस पे बेस सवाल कैसे होते हैं करने की कोशिश करते हैं, सवाल से समझाता हूं मैं आपको। अब बोल रहा है, सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इक्वल चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट रिमेनिंग टू वर्टिसेस सो दैट नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड कितना दिया है, ए दिया है। प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है, मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको करके, ठीक है, मैं समझाता हूं। अब अपने को फोर्स निकालना है कहां पे, समझिएगा, कह रहा है कि व्हाट इक्वल चार्ज शुड बी प्लेस एट द रिमेनिंग टू वर्टिसेस। इक्वल चार्ज क्या प्लेस करे, तो मैं मान लेता हूं कि स्मॉल क्यू मैंने यहां भी प्लेस कर दिया, मैंने स्मॉल क्यू यहां भी प्लेस कर दिया। अब बताना है कि नेट फोर्स इस सिस्टम पे प्लस क्यू पे जीरो हो जाए, तो ऐसा क्या हम चार्ज को इक्वली प्लेस करें, मतलब कि क्यू और क्यू में अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। और ये बच्चों बिहार बोर्ड में आ चुका है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ये आ चुका है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर इस प्लस क्यू पे बात कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये मारेगा सर रिपेल, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये मारेगा रिपेल। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इनको सेंटर से ज्वाइनिंग करा दीजिए आप, और एक फोर्स ये आएगा। अब आपको वो वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैंने बताया कि अगर दो मेरे पास फोर्स जो सेम रहते हैं, सेम नेचर के, तो उनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है वो क्या आता था प्यारे बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2 आता था, 2a cos थीटा बाई 2 आता था। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, मेरे पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। दो फोर्सेस को आप गौर से देख रहे होंगे, एक फोर्स इधर लग रहा है प्यारे बच्चों
एक फोर्स ये लग रहा है, बीच वाला को मैं बाद में सॉल्व करूंगा। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो आपको फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद होगा क्या, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों, के कैपिटल Q स्मॉल q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो a का स्क्वायर। ये फोर्स कितना आएगा, k q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर। प्यारे बच्चों इनके बीच में एंगल कितना स्क्वायर है, तो 90 डिग्री। अब मुझे आपको फॉर्मूला बताना था कि अगर मेरे पास दोनों वेक्टर का फॉर्मूला मतलब दोनों फोर्सेस सेम है, देखिए ये भी कितना है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन विथ देम, इनके बीच के जो एंगल है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको कंसीडर करता हूं f, ये पूरा को मैं मान लेता हूं f के बराबर, ठीक है। तो 2f cos और थीटा की जगह पर कितना है 90/2, 90/2 मतलब cos 45, cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो आंसर आ गया √2f के बराबर। ये किसका आया, इन दोनों का रिजल्ट है। लेकिन एक फोर्स ये भी लग रहा है बीच वाला, तो ये तो आया एक फोर्स। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो एक फोर्स आ चुका है मेरे पास √2f के बराबर, और एक और फोर्स है जिसको मैं मान लेता हूं f डैश। प्यारे बच्चों अब अपने को f डैश निकालना है, तो f डैश किसने निकलेगा, k Q1 और Q2, देखिए ये चार्ज Q और ये चार्ज Q और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, अगर ये a है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मेरे पास ये a है, गौर से समझिएगा डिस्टेंस को, हाँ देखिए ये मेरे पास अगर ये पूरा डिस्टेंस a है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस a है, ये पूरा डिस्टेंस a है, तो क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √a² प्लस a² √2a, ये मतलब चार्ज q है और ये चार्ज q है, तो फोर्स लग जाएगा k Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r², तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r² का वैल्यू हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। तो f डैश का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों यहां से kq² अपॉन का 2a²। ये नेट फोर्स आया, लेकिन अपने को चार्ज के टर्म से बताना है, तो आपका नेट फोर्स का वैल्यू आना चाहिए, इक्विलिब्रियम में अगर पार्टिकल है, तो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल पर नेट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उस पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर। तो √2f का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो ये आ गया √2kq अपॉन a², इसका वैल्यू कितना आ गया, दैट इज kq² बाई 2a² इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों अब देख रहे होगे a² से a² कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, q से q एक कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा आपके पास √2 इंटू स्मॉल q बराबर क्या, माइनस का q। तो अगर मैं पूछूं कि q का वैल्यू क्या रखा जाए, तो q का वैल्यू रखना पड़ेगा माइनस का q बाई √2। तो ये रिलेशन आया q और q में, और ये बिहार बोर्ड 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताओ q और q में रिलेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन समझ के, मजा आया कि नहीं बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी पोजीशन में है, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में, तो मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहां पे नेट पार्टिकल पर एक्ट करने वाले नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तब पार्टिकल किस में कहलाता है, इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है मेरे पास, 3 प्रकार का, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल। प्यारे बच्चों अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो मैं सबसे पहले आपको डिफिनेशन पढ़ा दूंगा। मैंने क्या बोला कि एक चार्ज को इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, जब उसको मैं डिस्प्लेस करूंगा सम स्मॉल डिस्टेंस पे, तो चार्ज क्या करेगा, रिटर्न बैक करने की ट्राई करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलूंगा। जैसे मेरे पास ये मान लीजिए कि एक बाउल है, इस बाउल में एक बॉल को रखा, अब इस बॉल को मैं ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा, तो बॉल क्या करेगा, घूमेगा 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 घूमेगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन मैंने बाउल को पलट दिया, ऐसे कर दिया, अब बाउल पे मैं बॉल को रखूंगा, जैसे मैं बाउल को इधर धक्का दूंगा बॉल को, तो ये इधर लुढ़क जाएगा बॉल। अगर मैं इधर धक्का दूंगा तो ये बॉल इधर लुढ़क जाएगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा
थोड़ा सा भी स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करूंगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न ना होके इससे दूर चला जाएगा। तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहता हूं। अब अगर मेरे पास न्यूट्रल है, अगर मेरे पास ये बाउल का मान लीजिए एक पट है मतलब सीधा है, तो अगर मैं इस पे बॉल को लुढ़का दूं तो ये बॉल अपने यूनिफॉर्म स्पीड से आगे चलते रहेगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने प्रकार टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तो देखिए, अगर मैंने एक चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है, अगर मैं चार्ज को प्लेस कर दिया और चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मकड़ी को एग्जांपल लूं तो मकड़ी अपने प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ जाल का फॉर्मेशन करती है कि जिससे अपने आप को बचा सके बाहर के कीट पतंगों से। उसी प्रकार अगर मैं चार्ज को रख दूंगा तो चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करेगा। इसी फील्ड को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज और ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या बोलता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने? फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। क्या बोला मैंने? इस क्यू चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? यहां पे लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, मतलब कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चलते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स बराबर यहां से आपने कंसीडर करा दिया मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सर क्या होगा? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा। सर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर की वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। और चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर बाय वेक्टर बाय स्केलर क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए सबसे पहले मैं डिफिनेशन दिखवा दिया हूं, देखिए, डिफाइन एज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर मैं फोर्स यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा? कूलाम। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन बाय कूलाम। वोल्ट बाय मीटर कैसे आता है मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन निकालने का मैंने ट्रिक आपको बताया था। अगर मैं फोर्स की डायमेंशन निकालूं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगा? mlt-2। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? at। तो यहां से डायमेंशन हो गया mlt-3 और a इनवर्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेरे पास डायमेंशन क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन हो गया mlt-3a-। ये भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैं एक टर्म को बार बार यूज कर रहा था, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रख के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस प्रेजेंस पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं है। तो ऐसे टाइप के चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है ये भी पूछ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और ये डायरेक्शन कहाँ होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द सोर्स जाएगा।
और अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव रहेगा तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कहां आएगा, टुवर्ड द चार्ज आएगा। मतलब कि समझ में आ गया कि अगर मेरे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में अगर चार्ज मेरे पास पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, अवे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स जाएगा। और अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव रहेगा तो कहां आएगा, टुवर्ड द सोर्स आएगा, टुवर्ड द ये आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर लिखवा दिया है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस का क्यूबी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। और अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव रहेगा तो फोर्स कहां लगेगा, उसके ठीक अपोजिट में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। और अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही क्या लगती है, फोर्स। और यहां से एक फॉर्मूला आता है फोर्स का, कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर क्यूबी। प्लस की डायरेक्शन में अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर चार्ज मेरे पास नेगेटिव रहा तो फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर मैं पॉइंट चार्ज के चलते, चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के चलते क्या आएगा। अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं मान लेता हूं Q, एक चार्ज मैं खुद से मानता हूं। और एक मैं अपने पास टेस्ट चार्ज को रखता हूं, दैट इज Q0। टेस्ट चार्ज को मैं अपने से रख रहा हूं क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टेस्ट चार्ज को अपने से कंसीडर करना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैं मान के चलता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब मुझे बताओ कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दैट इज सर K Q0। और इनके बीच का सेपरेशन कितना, R²। लेकिन सर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या आया सर, तो फोर्स आया है K Q0 अपॉन R²। नीचे क्या है, Q0, Q0 से Q0 स्वाहा। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा आपके पास K Q/R²। तो प्यारे बच्चों K को मैं क्या लिख सकता हूं, 4πε0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया K Q/R²। तो अगर आपसे पूछे कि पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो दैट इज K Q/R² आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आएगा प्यारे बच्चों, K Q/R² आएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा था जो आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ गौर से देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज के चलते बात करूंगा मैं, किसके चलते, पॉजिटिव चार्ज के, तो ये कहां जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। रेडियली कहां जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। और अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज के चलते तो मेरे पास फोर्स कहां आएगा, रेडियली इनवर्ड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। देखिए मेरे पास चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों ये बिहार बोर्ड का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में भर भर के आ चुका है। तो सबसे पहले समझिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात बताऊं तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि वैसा चार्ज किसी भी, मतलब कि लीनियर, जैसे कि मेरे पास पेन है तो इस पेन में उपस्थित जितने भी चार्ज होंगे सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और इस लीनियर चार्ज को मैं दिखाता हूं लेमडा से, मतलब कि चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा। प्यारे बच्चों अगला है सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज को डिनोट करूंगा मैं सिग्मा से, और सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी कि चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिनोट करता हूं मैं रो से, यानी कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, कूलाम, और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कूलाम पर एरिया का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर। और इसकी बात करूंगा तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलाम पर मीटर क्यूब।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लेमडा से। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि Q बाई L। अगर हम बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस का मतलब होता है एरिया, तो पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को मैं बोलूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलूंगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को मैं बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड कंसेप्ट बताया। कल हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। प्यारे बच्चों, अपना फीडबैक जरूर से दें और पूरी लेक्चर को प्लीज देखें। मैं राधे राधे के साथ आपकी इस क्लास को खत्म करता हूं। राधे राधे, जय हिंद।